नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपने सुना होगा एक कविता संजय कुंदन जी की, जिसका शीर्षक था जा रहे हम, जैसे आए थे वैसे जा रहे हम, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर मेरा घर था कभी। आज वो ना भी हो लेकिन तब भी हम जा रहे हैं उस रास्ते पर। तो अभी इस दौर में मैंने एक आर्टिकल लिखा था फेसबुक पर कि आप चाहे किसी भी सैलरी पैकेज पर हों, शहर में हों, गांव में हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सरकारी संस्थान में हों या प्राइवेट संस्थान में हों, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक श्रमिक ही हैं। इस बीच ऐसे श्रमिक सड़कों पर दिखे, उनकी मजबूरियां थीं, उनकी दुश्वारियां थीं, और एक इतना बड़ा लेवल का माइग्रेशन हुआ। बेसिकली इसको मैं इमिग्रेशन बोलूँगा। माइग्रेंट तो वो कहे ही जा रहे थे, प्रवासी तो कहे ही जा रहे थे। ये 1947 में देश के बंटवारे के बाद जो आंकड़ा निकल के आता है, उस वक्त 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए थे या उधर से इधर आए थे, दोनों को मिला के 1.5 करोड़ था। लेकिन इस दौर में आंकड़े बोलते हैं 4 से 6 करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ। तो आज हम इसी मुद्दे पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या पहलू हैं, उनकी वजहें क्या हैं, इनके समाधान क्या हैं और ये बने क्यों। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दौर में एक बड़ा तबका दिखा जिसका भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उत्पाद में, टोटल उत्पाद में, जीडीपी में, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो फिर भी आज तक गुमनाम था, अदृश्य था। आज वो दिखा, एहसास हुआ कि आज उनकी अहमियत क्या है। लेकिन इस अहमियत को कितना समझा गया, ये आपको समझना है। तो एक डाटा जो CMIE एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, बेसिकली रिलायबल एजेंसी है, इसका डाटा कहता है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौर में या कोविड क्राइसिस के दौर में, यानी कि 25 मार्च से लेके अभी तक का जो टोटल जॉब लॉस हुआ है, वो लगभग तकरीबन 12 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया। और इन नौकरी जाने वाले लोगों में बेसिकली मजदूर थे, और उन मजदूरों को अब के पास जब कोई ना तो आजीविका रह गई, ना रहने का ठिकाना रह गया, तो ये अपने घर पर चल दिए। क्योंकि वहाँ पे मैं इंटरव्यू देख रहा था कई सारे लोगों का, वो कह रहे थे भाई जब मरना ही है तब क्यों ना अपनी देहरी पर अपने घर पर मरा जाए, मरने के लिए तो छोड़े गए हैं। अब अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं तो आपको याद होगा, जिन्होंने विश्व इतिहास पढ़ा होगा, कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। उस फ्रांस की क्रांति में ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये देखा गया। वहीं से 3 शब्द निकल के आते हैं। वो आते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। ये 3 शब्द जब वहाँ से निकल के आते हैं, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़िएगा, वहाँ पर कई शासकों को निपटा दिया गया। सिर्फ इसलिए निपटाया गया कि भाई अभी तक तो ये हमारा शोषण कर रहे थे, श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। जब 1789 में ये फ्रांस की क्रांति होती है, उसके बाद 1793 में, यानी कि इसके भी 1791 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। 1793 में फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस का संविधान बनता है। तो उस फ्रांस के संविधान में सबसे पहले बात आती है एक कॉमन मैन के जो राइट्स हैं उनकी बात की जाती है वहाँ पर, कि हर इंसान को एक अधिकार
मिलना चाहिए और होता है उसका। उसमें एक और फ्रांस के संविधान में एक और बात की गई, वो बात की गई पब्लिक असिस्टेंस। यानी कि अगर किसी भी देश या प्रदेश, किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की चिंता, लोगों के अधिकारों की चिंता, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड की चिंता अगर वहाँ की पब्लिक सेक्टर्स नहीं करेंगे, यानी कि सरकारें और स्टेट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो वहाँ पर पब्लिक असिस्टेंस की बात आई। लेकिन अभी आप देखेंगे इस दौर में, कोविड क्राइसिस के दौर में, हमने देखा कि किस तरीके से भारत में सरकारी अस्पतालों की एक क्राइसिस है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया है जिम्मा कि भैया आप भी संभालो। और आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में क्यों आता है, उसका केवल एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना। फिर जब 1793 में फ्रांस की क्रांति में इन दोनों चीज़ों की बात हो जाती है, तो 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में एक और क्रांति हो रही होती है, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, जिसका शिकार भारत भी रहा है अपने औपनिवेशिक दौर में। तो उसमें क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्रियल क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो उसमें क्या हुआ कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनसे 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम लिया जा रहा था। तो जब ऐसा हुआ, शोषण होता गया, तो एक वर्डिक्ट क्रिएट हुआ, लेबर्स वर्सेस स्टेट या कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबरर्स। तो जब उनका स्टेट खड़ा हुआ, तो इसकी उनके अधिकारों की, मजदूरों के, लेबरर्स के अधिकारों की मांग के लिए मांग उठी। तो फिर क्या होता है, 1919 में ILO बनता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके पीछे का जो पटकथा है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई से शुरू होती है। फिर ये बात ILO के बनने के बाद 1919 में, फिर 10 दिसंबर 1948, जिसको आप मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ने मजदूरों के या मानवाधिकारों की बात की। जब ये 1948, 10 दिसंबर 1948 को मजदूरों के अधिकारों की बात हुई, तो वहाँ से फिर सारे देशों के संविधानों में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हुई। और ये कहा गया कि किसी भी स्टेट, किसी भी देश में रहने वाले लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच एंड एवरी वन सर। तो इसमें अगर हम बात करें, फिर इसमें भारत में क्या जोड़ा गया, तो इसके लिए भारत में भी कई सारे कानून बने, कई सारी चीज़ें जोड़ी गई, कई सारी चीज़ें आई। उस वक्त भारत का संविधान वैसे भी बन ही रहा था। तो हमारे यहाँ ऐड किया गया, अभी तक जो सारे लॉज ऐड हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको ज़रा तब्दीली से बता दूं। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 जोड़ा गया, आर्टिकल 15 जोड़ा गया। वो कहता है कि भाई कोई बंदा किसी भी जगह पर जाके देश में रोज़गार या कुछ भी कर सकता है, रोज़गार मतलब अपना वर्क ढूंढ सकता है। आर्टिकल 16 जोड़ा गया ह्यूमन राइट्स के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए। आर्टिकल 19C जोड़ा गया। अब बताइएगा आर्टिकल 16 किस चीज़ के लिए जोड़ा गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल 19C जोड़ा गया, 19C जोड़ा गया, जिसमें दिया गया कि भाई जो मजदूर संघ हैं उनको बनना चाहिए, उनको यानी कि मजदूरों को संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया। अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाऊं, तो अहमदाबाद मिल में जो मजदूरों की पगार बढ़ाने का जो मुद्दा था, उसके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न भी वो मजदूर यूनियन ही थी जो डटी रही। तो यूनियंस आर नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर। उसके बाद हमारे यहाँ आर्टिकल 23 आया, जो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग मना है, बेगार नहीं करवाई जा सकती है किसी से। आर्टिकल 24 आया, जो बात करता है कि चाइल्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से तो बिल्कुल ही नहीं कराया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 38(1) जोड़ा गया,
जो बात करता है सबको सोशल जस्टिस दिया जाएगा, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया, वो कहता है कि सबको इक्वलिटी ऑफ इनकम होगी। उसके बाद आर्टिकल 43 जोड़ा गया, बताइएगा किसके लिए जोड़ा गया? आर्टिकल 43A जोड़ा गया। ऐसे बहुत सारे कानून जोड़े गए। तो अभी जो बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया पे बात उठी कि हाँ इसके लिए कानून बनाना चाहिए। बेसिकली देयर इज नो नीड फॉर न्यू लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, देयर आर सेवरल लॉज विच डिफेंड द राइट्स ऑफ लेबरर्स। बेसिकली ज़रूरत है एक सिस्टम की, एक ऐसे सिस्टम की जो दिए गए लॉज बहुत अच्छे हैं, इनको जाहिर तौर पर लागू करवा सके। दूसरी चीज़ है, ये सारे लॉज दिए तो गए हैं, लेकिन ये कितने मजदूरों को मिले? अगर ये सारे लॉज जितने भी दिए गए हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई, लिविंग स्टैंडर्ड की बात की गई, मूविंग की फ्रीडम की बात की गई, चाइल्ड लेबर नहीं होगा उसकी बात की गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी इसकी बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई, बहुत सारे लॉज हैं। आखिर अगर इतने लॉज सारे थे, अगर ये इतने मजदूरों को मिले होते, अगर एग्जीक्यूशन हो रहा होता उनका ग्राउंड लेवल पर, तो 4 से 5 करोड़ मजदूर माइग्रेंट इधर से उधर नहीं जा रहा होता और ना गया होता, क्योंकि वो जहाँ पे था वहीं पर महफूज रहता। तो बेसिकली उन मजदूरों को अधिकार मिलता क्यों नहीं है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मजदूर, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि मजदूरों के साथ उनके राइट्स ये मिलते क्यों नहीं हैं, ये डिसएडवांटेज क्या है कि मजदूरों को राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर मैं काम करने के तरीक़ों को बांटूं तो हम 2 तरीक़ों में बांट सकते हैं, एक डिसेंट ऑफ वर्क और एक सस्टेनेबल वर्क। डिसेंट ऑफ वर्क का मतलब है जहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक अपनी मर्जी से खुशी खुशी काम कर रहा है, खुशी खुशी। हाँ। और सस्टेनेबल वर्क का मतलब है जहाँ पर कोई मजदूर केवल अपनी रोजी रोटी की मजबूरी में काम कर रहा है। अगर मैं डिसेंट ऑफ वर्क की बात करूं तो अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर ठेकेदारों के भरोसे चलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे मजदूर ठेकेदारों के भरोसे चलते हैं, और ऐसे ठेकेदारी की प्रथा बहुत सेक्टर्स में है जहां पर मजदूरों को राइट्स नहीं मिले हुए हैं। अगर मैं डिसेंट ऑफ वर्क की दूसरी क्वालिटी की बात करूं, दूसरे करेक्टर्स की बात करूं, तो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी कि मजदूरों के पास ये राइट होना चाहिए, मतलब डिसेंट ऑफ वर्क में ये राइट होता है मजदूरों के पास कि भैया हम इतने रुपए में काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे। यानी कि मजदूरों के पास खुद की चॉइस हो, यानी कि जो वो इकट्ठे किसी सेक्टर में जा रहे हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर हो। अगला जो डिसेंट ऑफ वर्क का जो मीन है वो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। यानी कि उनके साथ किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होगा, ना ही सामाजिक लेवल पर, ना ही आर्थिक लेवल पर, ना ही स्थानीय लेवल पर, ना ही उनके साथ कार्यशैली में पक्षपात नहीं होगा। और चौथी सबसे बड़ी चीज़, उनको जो मैटरनिटी लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, इन सब की फैसिलिटी भी होगी। ये होता है डिसेंट ऑफ वर्क। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपकी लोकेलिटी में कितने % लोग डिसेंट ऑफ वर्क कर पा रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में सस्टेनेबल वर्क ही कर रहे हैं। अब ये सस्टेनेबल डिसेंट ऑफ वर्क ना होने का कारण या ना मिल पाने का कारण और सस्टेनेबल वर्क में मजबूरी में जाने का कारण क्या है? बेसिकली क्या है, जो भी लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो भी, वो गरीब घराने से आते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि भैया मुझे वो गरीबी की साइकिल, बेसिकली गरीबी की परिभाषा अपने आई है जिसके पास जीवन यापन की चीज़ें हैं, वो गरीब नहीं है, ठीक है ना। तो वो केवल रोजी रोटी के लिए, यानी कि उस गरीबी की साइकिल को तोड़ने के लिए, उस काम को करने के लिए मजबूर है। जितने रुपए में काम मिल जाता है वो उसके लिए बहुत है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उसी पर डिपेंड है पर डे के हिसाब से।
या हफ्ते के हिसाब से या महीने के हिसाब से। तो पहली बात क्या है, वो डिसेंट ऑफ वर्क क्यों नहीं मिल रहा है, उसको क्यों नहीं कर पा रहा है कि वो गरीब तबके का है। दूसरा है कि वो एजुकेटेड नहीं है। अब एजुकेशन उसकी क्यों नहीं, उसका एक अलग चैप्टर है, उस पर किसी और दिन डिस्कस करूंगा मैं। उनको एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो गरीबी, हमने वही चीज़ें प्राइवेटेशन में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रास्ते खोल दिए हैं, पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी गरीबी ही उनके एजुकेशन सिस्टम में भी आड़े आती है। तीसरी चीज़, वो स्किल्ड वर्कर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी डेवलप्ड नेशन में देखेंगे ना, तो एक बच्चा 7, 8, 13 साल में प्रोग्रामिंग करके बढ़िया चीज़ों को डेवलप करके खड़ा कर देता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे, नॉर्मली अगर बेंगलोर में इंडिया की बात कर लें, जो हमारा सिलिकॉन हब है, उसकी बात कर लें, तो वहाँ पर भी क्या ऐसा देखने को मिलता है आपको? तो वो स्किल्ड लेबर नहीं है। अब जब ये तीनों चीज़ें नहीं है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि वो सस्टेनेबल वर्क करने पर मजबूर क्यों है, यानी कि उसको डिसेंट ऑफ वर्क, खुशी से काम करने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है वोट बैंक। अब आप कहेंगे इसमें वोट बैंक कहाँ से आ गया? अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये माइग्रेंट लेबर जहाँ भी जाता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है। कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है? जैसे कोई मजदूर था, वो बिहार से गया महाराष्ट्र। अब जब वो बिहार से चला गया, बिहार में उसका वोट नहीं है, या वोट है भी तो वो देने नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। अब जब वो महाराष्ट्र में चला गया है, तो महाराष्ट्र में भी उसका वोट नहीं है, यानी कि वो किसी पॉलिटिक्स में आता नहीं है, वो किसी स्टैटिक्स में आ ही नहीं रहा है। तो जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ का इंसान उनकी चिंता इसलिए नहीं करता, भैया ये हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, ठीक है ना। और जहाँ से गया है वो उसकी चिंता करता नहीं है कि जहाँ गया अब तो मेरा रहा ही नहीं। तो बेसिकली वो आइडेंटिटी क्राइसिस वो भी ऐसी है कि वो अनाथ हो गए हैं। अनाथ का मतलब मेरा यहाँ पे है, नाइदर ऑफ द सेंडर स्टेट, नाइदर ऑफ द रिसीवर स्टेट। ना ही वो जहाँ से जा रहे हैं वहाँ के रह पाए, और ना ही वो जहाँ गए हैं वहाँ पे हो पाए। उनकी चिंता किसी ने नहीं की, ठीक है ना। तो इसी के चलते एक बात आई है कि अभी जब लॉकडाउन में एक बात आई, लोग भूख से ना मरें, ठीक है ना। तो एक बात को लागू किया गया, बहुत प्रेजिंग है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। पासवान जी का मंत्रालय है ये, ठीक है ना। तो 1 नेशन 1 कार्ड ये बहुत अच्छी पहल है। और ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड में भी क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, NFSA जो है, उसके तहत जो चीज़ें दी जाएंगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो चीज़ें दी जाएंगी वही चीज़ें इनको अदर स्टेट में मिलेंगी। बाकी अगर कोई स्टेट अपने यहाँ, जैसे बिहार से जो बंदा महाराष्ट्र गया है, तो महाराष्ट्र सरकार अगर अपने यहाँ के लोकल के लोगों को कोई चीज़ देगी तो वो इन माइग्रेंट लेबरर्स को नहीं मिलेगी। इनको केवल वही चीज़ मिलेगी जो सेंट्रल से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बेसिकली वो चावल और गेहूँ है, वो मिल रहा है, वही मिलेगा। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं नमक, चीनी, तेल ये सब भी देती हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे एक ये तरीका है, ठीक है ना, कि ये माइग्रेंट लेबरर्स की स्थिति इसलिए है, पहले एक तो वो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरा उनका एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं मिल पाई है क्वालिटी, और तीसरा है वो स्किल्ड नहीं है, चौथा है वो पॉलिटिक्स नेक्सस का शिकार है, ठीक है। अगर फिर हम इसके आगे की बात करें, ये माइग्रेंट लेबरर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है। अभी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे प्रेस में पूछा गया था कि जब सवाल उठा कि भाई बहुत सारे मज़दूर हैं, वो प्रवासी मज़दूर हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं, कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, तो उनका बहुत प्यारा सा जवाब था कि भैया डाटाबेस दो, मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, ये माइग्रेंट कॉरिडोर ऐसा होने की वजह से, इन 4 पॉइंट्स में जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है
अभी स्किल्ड भी नहीं है, एजुकेटेड भी नहीं है, पुअर बैकग्राउंड से है, स्ट्रेंथनिंग भी नहीं है, ठीक है ना, और पॉलिटिकल नेक्सस का शिकार तो हैं। तो ये अपनी डिमांड को ऑर्गेनाइज रूप से रख नहीं पाते। अभी ऑर्गेनाइज रूप से रख नहीं पाते, यानी कि इनका हाल है कुछ मौन वाला, ठीक है ना, कुछ भी होगा हम बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, वो हाल हो रखा है। अब ये अब बताऊं अगर आपको, इनका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं कैसे कह रहा हूं कि हम अगर बात करें रिपोर्ट्स की, अभी मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले ये बेसिकली जो माइग्रेंट कॉरिडोर कौन कौन से हैं, बिहार से लोग वेस्ट बंगाल जाते हैं, बिहार से लोग यूपी भी आते हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र भी जाते हैं, राजस्थान से लोग गुजरात जाते हैं माइग्रेंट, उड़ीसा से केरल जाते हैं, और जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ से लोग दक्षिण भारत में जाते हैं, एमपी से लोग दिल्ली जाते हैं, यूपी से लोग दिल्ली जाते हैं, बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बताता है हमारे इन कॉरिडोर्स का, लेबर कॉरिडोर्स का जो स्ट्रक्चर, माइग्रेंट का स्ट्रक्चर जो बताता है, ये कॉरिडोर जो डेवलप हुए हैं बिहार से यूपी, बिहार से यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, राजस्थान से गुजरात, यूपी से हरियाणा, मध्य प्रदेश से दिल्ली, यूपी से दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण भारत, ये बताते हैं अगर सारे स्टेट्स में इक्वल डेवलपमेंट हुआ होता तो इन माइग्रेंट्स की स्थिति ऐसी होती नहीं, लोग माइग्रेंट्स ही नहीं होते। वैसे आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था के रूप में माइग्रेंट्स होना अच्छी बात है। जहाँ भी माइग्रेंट्स आते हैं वो वहाँ की सोसाइटी को अच्छा करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। जैसे आप भारत के देखिए, सुंदर पिचाई गूगल में है, सत्या नडेला, ठीक है ना। तो लोग जाते हैं, माइग्रेशन होना चाहिए, लेकिन उनके राइट्स के साथ होना चाहिए, उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो जो ये माइग्रेशन है और इस कंडीशन में जो माइग्रेशन हो रहा है विदाउट एनी लीगल टर्म्स, ठीक है ना, तो ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो रीजनल ग्रोथ हुई है वो कितनी अनइक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं फिर बात करूँ किस किस सेक्टर में लेबर जाते हैं, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कोविड-19 के बाद बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस सेक्टर भी कोलैप्स होंगे और हो रहे हैं। एटलस कंपनी ही बंद हो गई आपकी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपको मैं सेक्टर वाइज बताऊं, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 4 करोड़ मजदूर लगा हुआ है, ठीक है ना। घरेलू कामकाज में जो महिलाएं लगी हुई हैं वो लगभग 2 करोड़ हैं, जेंट्स भी लगे हुए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लोग लगे हुए हैं। भट्टे में जो है, भट्टे ईंटें बनाने के काम में 1 करोड़ के आसपास लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में दुनिया भर में लोग लगे हुए हैं, इंडिया के हर कोने में अलग अलग जगहों से लोग जाकर काम कर रहे हैं। माइंस में, खनन उद्योग में लोग काम कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत बड़े लेवल पे छोटा सा बाबू भी काम करते हुए मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये छोटू बोलते, छोटू चाय ले आओ ना, ऐसा बोलते हैं लोग। उसके बाद एक बहुत बड़ी एक हिडन तबका है सेक्स वर्कर्स का। कुछ लोग वॉलंटरी कर रहे हैं, कुछ लोग को कंपेल किया जाता है, वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, अक्सर केस सामने आते रहते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स का जो बिजनेस चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू चल रहा है, और वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कैसे चल रहा है, केवल मुँह जबानी जुमा खर्च है केवल, ठीक है ना। और इस जब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चल रहा है उसमें क्या है, जो मेन एम्प्लॉयर है वो गायब है, ठीक है ना। आगे मैं लॉज की बात करूंगा कि मेन एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चलने में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर गायब है, यानी कि जो श्रमिक आ रहा है उसको पता भी नहीं चलता है भैया हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उसको ठेकेदार पता भैया ठेकेदार रुपया देंगे, ठीक है ना। अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूं इन सारे माइग्रेंट्स को, अभी मैंने आपको सेक्टर वाइज बताया, तो कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं माइग्रेंट्स लेबर की। पहला है परमानेंट माइग्रेंट्स, दूसरा है सीजनल माइग्रेंट्स, और तीसरा है कैजुअल माइग्रेंट्स। परमानेंट माइग्रेंट्स ये बेसिकली इनके पास स्थायी निवास होता है, और जहाँ से ये गए हैं, जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे इन्होंने अपना स्थायी स्थान बना लिया है। जैसे बिहार से बहुत सारे लोग कोलकाता, पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, रिक्शा खींचते हैं, तो उन्होंने वहाँ अपना निवास स्थान बना लिया, उनका पैतृक इलाके से मतलब नहीं रह गया है।
दूसरे हैं सीजनल, यानी कि जैसे आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में आलू की खुदाई होती है, आलू की गढ़ाई होती है, गन्ने की कटाई होती है, तो उस वक्त बहुत सारे मज़दूर बिहार वगैरह से आके यहाँ काम करते हैं, यहाँ काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दूसरी जगह काम तलाश करने के लिए चले जाते हैं। तीसरे लेवल के हैं कैजुअल माइग्रेंट्स। वो किसी एक सेक्टर में टिके हुए नहीं हैं, उन्हें आज इस सेक्टर में काम मिल गया, ठीक है, उन्होंने कर लिया, कल दूसरे सेक्टर में काम मिल गया, कर लिया, कल आज इस जगह पे काम मिल गया, कर लिया, कल दूसरी जगह पे मिल गया, वहाँ पहुँच गए। ठीक है, जैसे आप गाँव में सुनते होंगे, है ना, कुछ लोग अक्सर जालंधर, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली जाते हैं गांव से लोग रोज़गार करने में, आपके लोकेशन में। ठीक है ना, कोई पिछली बार लखनऊ गया, दिल्ली गया था, इस बार कहीं और जा रहा है, लुधियाना जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग मिलते हैं, अभी आपने सुना होगा। अब इन अधिकारों की बात करता हूँ। लास्ट ईयर में आपने एक खबर सुनी होगी, महाराष्ट्र से बहुत सारी खबरें निकल के आई ऐसी कि एक ऐसे लेवल का शोषण जहाँ पर महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको काम करने में दिक्कत होती थी, ठेकेदारों के थ्रू या चीज़ों ने उनके यूटेरस ही निकलवा दिए थे। ऐसी कई सारी कहानियाँ लास्ट ईयर आई, आप न्यूज़ पर गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो अगर जो आपको सारे लॉज बताए हमने, इतने एक्ट्स बताए, अगर ये हैं तो कहाँ हैं? ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करूं, वैसे सीतारमण जी ने बोला था कि मेरे पास कोई डाटाबेस ही नहीं है, और वाकई में सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज रूप से कोई डाटाबेस है भी नहीं अवेलेबल। ठीक है ना, अलग अलग एजेंसीज की अगर हम बात करें, बेसिकली जो वर्क फोर्स डिटेल्ड फिगर की अगर बात करें ना, तो बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइटेरिया है, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इनका बड़ा फ्लेक्सिबल वर्कर है, यानी कि ये इनका ना तो कोई राइट का सिस्टम है कि हाँ हमारे ये अधिकार चाहिए, क्योंकि भाई 4 स्थितियाँ हैं उनकी ऊपर वाली। ठीक है, ना ही उनकी कोई डिमांड है भाई आप जैसे काम करवा लीजिए, हम वैसे काम करते तैयार, क्योंकि मजबूरी है, मेरी रोजी रोटी चाहिए हमको। ठीक है, और ना ही इनके कोई लीगल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं उतने। ठीक है, लेकिन अभी IIM अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों ने दिया हुआ है, रिट डाला हुआ है IIM अहमदाबाद के खिलाफ, है ना। तो बेसिकली ऐसा होने से क्या हो रहा है कि लेबरर्स अनस्किल्ड है, पुअर है, ठीक है ना, अनएजुकेटेड है, पॉलिटिकली बैकअप भी नहीं है उसके पास। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर के फेवर में जा रही हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयर को अभी लगता है कि उसके फेवर में है ये सब चीज़ें, कि हमें उसके राइट्स की बात नहीं करनी पड़ती, जो मजदूर मेरे को 1000-1200 रुपये में मिलता वो हमको 500-600 रुपये में मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एम्प्लॉयर के हित की बात है, लगता है उनको ऐसा। ठीक है ना, लेकिन अगर एक विकसित राष्ट्र की बात करें, विकसित देश की बात करें, तो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए हित की बात जब ही है जब उसका एम्प्लॉय, उसका मजदूर, उसका लेबर, मतलब ज़ीरो लेवल का जो लेबर है वो भी उसका अगर हेल्दी है, हैप्पी है, स्किल्ड है, तभी ये किसी भी एम्प्लॉयर के लिए अच्छी बात है और किसी डेवलप्ड नेशन के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तभी वो अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है, उसका जो इफ़िशेंसी लेवल होगा अच्छा होगा। लेकिन ये अभी पता नहीं हमारे इंडियन एम्प्लॉयर किस दुनिया में जी रहे हैं, सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग एजेंसीज़ ने कुछ डाटा दिया है, मैं वो बात आपको बताता हूँ। 2010 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ठीक है, तो उसमें निकल के आया कि ऑल ओवर इंडिया 10 करोड़ के आसपास सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं, यानी कि जो अपने जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसे 10 करोड़ के आसपास माइग्रेंट्स हैं। अब डाटाबेस देखिए कितना मज़ेदार है। फिर 2011 में जनगणना होती है, तो ये निकल के आता है कि 14 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। ठीक है ना, और 31 करोड़ टोटल माइग्रेंट्स हैं। ठीक है ना, यानी कि जो अन्य देशों में भी गए हुए हैं। और बताया गया कि इसमें हर साल 4% का ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, माइग्रेंट लेबरर्स में 2017 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ अरविंद सुब्रमण्यम जी की अगुवाई में। ये बताता है कि भारत में 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ का वर्क फोर्स है। ठीक है, और टोटल वर्क, ये जो है, ये टोटल वर्क फोर्स का 20% जो है, टोटल 20% माइग्रेंट्स हैं, 20% वर्क फोर्स का, टोटल वर्क फोर्स का जो 20% वर्क फोर्स है वो माइग्रेंट्स है।
यानी कि किसी भी जगह पर अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो जहाँ पर 100 मजदूर मान लो काम कर रहा है तो वहाँ पे 80 आदमी लोकल का है तो 20 आदमी बाहर का है। ठीक है, यानी कि टोटल वर्कफोर्स का 20% माइग्रेंट है, माइग्रेंट लेबरर है। उसके बाद 2019 का आंकड़ा निकल के आता है। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें जहां पर 4% का ग्रोथ रेट बताया गया था और उस वक्त 14 करोड़ था, ठीक है, तो आज की डेट में ये 42 करोड़ का माइग्रेंट लेबरर का क्राइटेरिया निकल के आता है, और जो कि सारा का सारा कैसा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ठीक है ना, कैसा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि उनका वही ना लिखित ब्यौरा ना कुछ, सब कुछ ठेकेदार के बूते चल रहा है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इकोनॉमी में इनका योगदान देखिए, जो माइग्रेंट लेबरर्स आज हमारे सड़कों पर दिखाई दिए हैं इस बीच, ठीक है ना, उनका योगदान देखिए 8 अरब डॉलर के आसपास ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से अपने गाँव में लोगों को भेजते हैं। जैसे विदेश से आता है ना, विदेश से हमारा 80 अरब डॉलर कुछ आया है, ठीक है ना, 2 करोड़ बाहर के हमारे माइग्रेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये 8 अरब डॉलर इन्होंने, अगर तो भेजा तो रुपए में ही है, उसको डॉलर के रूप में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 8 अरब डॉलर का इन्होंने अपने गांवों में भेजा है। लोग मतलब जो अपने इंडिया के अंदर के जो माइग्रेंट्स हैं उन्होंने, तो इनका इकोनॉमी में योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक ये अदृश्य थे। अब ये दृश्य हुए हैं तो इससे कुछ चीज़ें निकल के आनी चाहिए, इनके राइट्स को अच्छी तरीके से लागू होना चाहिए, होगा भी, आई होप सो, ठीक है। उसको आपको बताता हूँ, 1989 के जो कानून है उसके हिसाब से क्या है ना कि 1979 का जो कानून है वो कहता है कि जिस भी मजदूर को रखा जाएगा काम पर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के सहारे या उसके द्वारा, तो उसका पूरा लीगलिटीज़ होगा, लिखित डॉक्यूमेंट होगा। हाँ, ये 100% कंपलसरी बात है, लेकिन ये 100% नॉन कंपलसरी है आज की डेट में जो चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये 100% में लिखित लीगल टर्म्स में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये बर्बरी ठेकेदारों के भरोसे चल रहा है। और एक बड़ी बात है कि भारत के 700 से ऊपर ज़िले हैं, उनमें से 22 ज़िलों में केवल 22 ज़िलों में हमारा 1/3 यानी कि 1/3% मजदूर काम करता है। यानी कि एक वहाँ पर भी जहाँ पर ये 22 ज़िलों की बात कर रहे हैं हम, जैसे महाराष्ट्र के इलाके हैं कुछ, ठीक है ना, तो जहाँ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 22 ज़िलों में क्या स्थिति होती होगी बाहर के लोग आने से, वहाँ के रिसोर्सेज पर, वहाँ की चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा आप क्या सोचते हैं इस मामले में, ठीक है ना। तो केवल 22 ज़िलों में 1/3 मजदूर काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम इंटरनेशनली डाटा की बात करें तो हमारे यहाँ 2 करोड़ प्रवासी हैं, यानी कि जो इंडिया से बाहर काम करने गए हैं, ठीक है, वो 2 करोड़ लोग हैं। उनमें से 1 करोड़ आदमी केवल गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहा है, यानी कि वही तेल वाले इलाके जो हैं उनमें काम कर रहा है। अगर हम फिर बात करते हैं इन मज़दूरों के अधिकारों के लिए, बहुत सारे कानून बने और हैं, ठीक है, लेकिन मज़दूर फिर भी सड़कों पर है। इस बीच श्रम मंत्रालय का कोई बयान भी नहीं आया, बड़ा श्रम मंत्री भी देखने को नहीं मिले। हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो श्रम मंत्री कौन है, इस बीच दिखते तो शायद आपको भी पता होता, ठीक है ना। तो मज़दूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सन 1970 में एक कानून बना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इसमें क्या था कि जो हमारी जो इंटर स्टेट माइग्रेशन वाले जो मज़दूर होंगे, मतलब अंतर्राज्यीय जो माइग्रेशन होगा, ठीक है, उसके लिए कानून बने। उसके बाद 1979 में एक कानून आता है जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कानून आया है, इसको ROEC बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या था, हर मजदूर को 100% की सुरक्षा देने का अधिकार वहाँ के स्टेट को था। यानी कि ये स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है, ये लॉ में है कि जहाँ का भी मजदूर है उसके 100% अधिकारों की सुरक्षा रक्षा करना वहाँ के स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या इस 1979 के कानून में क्या दिया गया, राइट्स ऑफ इंटर स्टेट वर्क्स, यानी कि एक दूसरे राज्य में आराम से काम करने की सुविधा दी जाएगी। और रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें ये भी दिखाया गया कि रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, उसके लिए कानून क्या क्या होंगे, अगर ये फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उसके पेनल्टीज भी हैं। उसके बाद इसी कानून में दिया गया रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉय, है ना, यानी कि जो जिस कॉन्ट्रैक्टर जिस मेन एम्प्लॉयर के लिए का मजदूर दे रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी है उन मजदूरों के अधिकारों को फॉलो करने के लिए। इसी कानून के तहत IIM अहमदाबाद के मजदूरों ने, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों ने अपने लॉयर के थ्रू पिटीशन डाली हुई है। ठीक है ना, देखते हैं उस पर क्या होता है। उसके बाद इसी कानून के अंदर रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ये राज्य सरकारों का रोल निर्धारित किया गया है कि वहाँ का जो मजदूर है उसके लिए 100% सुविधाएं होनी चाहिए, यानी कि सेहत की, एजुकेशन की, इकोनॉमिक लेवल की, हर तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। और इस कानून में 1979 के कानून में एक बहुत बड़ी बात की गई है, होम जर्नी अलाउंस। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई मजदूर अपने घर पे जा रहा है या घर से आ रहा है जॉब पे, ठीक है ना, तो उसके लिए जर्नी पे जाने के लिए, ठीक है ना, उसको कंपनी यानी कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उसको खर्चा भी देगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे ये 4-5 करोड़ मजदूर सड़कों पर दिखाई नहीं देते। अगर आपके शहर में किसी अच्छी कंपनी ने या अच्छे एम्प्लॉयर ने ऐसा किया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, कि उन्होंने उनको जर्नी अलाउंस दिया हुआ है। दिया होता तो इतना मजदूर सड़कों पर पैदल टूटी चप्पल में छाले पड़े हुए रास्ते में मरते हुए भूखा प्यासा नहीं जाता। ठीक है, अभी जो नया कानून आया हुआ है, न्यू लेबर कोड जिसको बोला गया है 2019, वो प्रारूप पेश किया जा चुका है। उसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि इस कानून में 1979 वाला जो कानून है उसको भी मर्ज कर दिया गया है। उसके अलावा 12 कानून और दिए गए हैं। अब आपको एक मज़े की बात देखनी है, ये सेंट्रल में लागू होने की कगार पे खड़ा है। ठीक है, पेश हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ, तो स्टैंडिंग कमेटी में इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक अलग से चैप्टर ऐड करने के लिए बोला है। तो इसलिए किसी भी संवैधानिक संस्था में या संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में, किसी भी सभा में स्टैंडिंग कमेटी का होना बहुत आवश्यक होता है। स्टैंडिंग कमेटी ही होती हैं जो हमारे किसी भी लॉ को आधा अधूरा पास होने से बचा लेती हैं और सरकारों पर क्रॉस चेक करती हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडिंग कमेटी ने इस लॉ में, यानी कि न्यू लेबर कोड 2019 जो लॉ है, उसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक अलग से चैप्टर जोड़ने की बात की हुई है। अब एक तरफ तो ये कानून लगा हुआ है और कुछ सरकारों ने लेबर लॉज को ही बैन कर दिया है 6-7 महीनों के लिए। ठीक है ना, तो मतलब अपने आप में बड़ा कंट्रास्ट है। ठीक है ना, ये आप समझिए बात को। ठीक है, उसके बाद एक और केस आया था अभी कर्नाटका में। ठीक है, अब देखो रूल्स बनाने वाले रूल्स को ही दरकिनार कैसे करते हैं। ठीक है, कर्नाटका में एक केस आया था। कर्नाटका में पहले सरकारों ने पहले तो ट्रेनें चलाई, श्रम ट्रेनें, वो भी 40 दिन बाद चलाई। जब मजदूर पैदल चल के पहुंचने लगा, रास्ते से आधे रास्ते ज़्यादा कवर कर चुका था, तो 40 दिनों के बाद ट्रेनें चलाई गई। और इन मजदूरों को सबने दरकिनार क्यों किया, उसके बाद मैं आपको पहले पॉइंट बता चुका हूँ। दे आर विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि उनका वोटिंग राइट या वोटिंग थिंग्स या वो वोटर नहीं है बेसिकली, जहाँ पे हैं या जहाँ के हैं। ठीक है ना, तो उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। भाई आप हैं तो पड़े रहिए। ठीक है,
तो इसलिए उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 40 डेज बाद ट्रेनें चली, फिर क्या हुआ? जब ट्रेनें चली तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, हमने आपको बताया 4 करोड़ से ज़्यादा काम कर रहा है माइग्रेंट लेबर इसमें, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों के हाथ पांव फील गए, तो उन्होंने कर्नाटका सरकार से बोला कि भैया इनको रोक लीजिए। तो सरकार ने बयान जारी कर दिया बिना संविधान को देखे, दरकिनार करते हुए। जब बयान जारी कर दिया कि सारी ट्रेनें कैंसिल की जाती हैं, कोई मजदूर नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, उनका शाइनिंग स्टेट बनेगा कर्नाटका में ही, उनको जॉब मिलेगी, ब्राइट फ्यूचर होगा उनका कर्नाटका में ही, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो संविधान का मूल तत्व है, यानी कि बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है, उसको ही क्रॉस कर रहा था। तो जब सरकार को समझ में आया कि भैया ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, ठीक है ना, तो सरकार ने आनंद फानंद में उस स्टेटमेंट को वापस लिया और ट्रेन को दोबारा चला दिया, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करिए, ठीक है ना। यू आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। वी हैव, अभी आपने अमेरिका में देखा ना, अमेरिका में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए या उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क देने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने फोर्स को, पुलिस को इन्फोर्स किया। तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर का जवाब था कि अगर आपके पास, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद रखें। दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने बोला, डिफेंस का मिनिस्टर नहीं, जो वहाँ का डिफेंस इंचार्ज है बंदा, और उसने बोला कि भैया मैंने जो कसम खाई है, वर्दी पहनी है ना, वो देश के लिए पहनी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहनी, ट्रम्प साहब के लिए नहीं पहनी है। तो ये हर सिटीजन को समझ में आना चाहिए कि भैया हमने जो लोकतंत्र को अर्जित किया है 300, 400, 500 सालों के गुलामी के बाद, उपनिवेशवाद के बाद, ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसके लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत थॉट्स लगाए हैं, बहुत लेबर लगाया है, उस संविधान को बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है, सालों का डिस्कशन हुआ है। तो ये इसको ऐसे जाया नहीं होने देना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अंतिम मुद्दे पर आता हूं, फाइनली मुद्दे पर आता हूं, वो ये है कि हमको लोगों को मज़दूरों की मदद या मज़दूरों के अधिकारों की बात क्यों उठानी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि हम कहीं भी हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, कैसे भी हैं, किसी भी सैलरी पर काम कर रहे हैं, एसी ऑफिस है, नॉन एसी ऑफिस है, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ऑल लेबरर्स। मैं आपको बात कर रहा हूँ, आई एम आल्सो ए लेबरर, ठीक है ना। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि इंसान है तो इंसान के काम आए, वरना इंसानियत पे एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी जो हाथी वाला केस हुआ है केरल में, और अभी एक गाय वाला केस भी हुआ है रिसेंटली कहीं, ठीक है ना, तो ये हमारी मानवता पर प्रश्न चिन्ह तो वैसे भी लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, हमको इन मज़दूरों की बात क्यों करनी चाहिए, इनके अधिकारों के की बात क्यों समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं रिटन एग्जाम्स में और वैसे भी एग्जाम्स में लॉज के टर्म में, ठीक है ना। दूसरा है, अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो हमको मज़दूरों के अधिकारों के लिए, उनके स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन के लिए बात करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए। तीसरी बात है, हम असमानता में लगातार इंडेक्स में अप हो रहे हैं, यानी कि असमानता हमारे देश में बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर असमानता बढ़ेगी तो उस किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर असमानता को ख़त्म कर, हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भी समानता की ही बात की गई है, ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, इनकी बात की गई है। तो अगर असमानता को ख़त्म करना है तो स्ट्रेंथन करना होगा लेबरर्स को, और ये जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय स्किल्ड होगा, हेल्दी होगा, हैप्पी होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो आपके यहाँ प्रोडक्शन में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। इट विल बूस्ट द प्रोडक्शन 10x एटलीस्ट। और तीसरी चीज़ है कि भैया जब इतने सारे लॉज हैं, ठीक है ना, तो हमको इन लॉज पे लागू क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए ना, हर इंसान को लॉ दिया गया है इक्वलिटी का हर बात में,
हेल्थ का, ठीक है, तो उसको उस अधिकारों का मतलब मिलना चाहिए उसको। अब इस सेक्टर में ये दिक्कत कहाँ पर आता है, क्योंकि ये कॉरपोरेट सेक्टर है। अगर लॉज लागू हो गए तो कॉरपोरेट जो अभी तक इन सब चीज़ों का, इनके अधिकारियों का हनन करके एक जो बहुत बड़ा प्रॉफिट कॉरपोरेट सेक्टर्स ने कमाया है, उन पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट में डिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई डिडक्शन। जब वो प्रोडक्शन हैप्पी एम्प्लॉय, हेल्दी एम्प्लॉय प्रोडक्शन बढ़ाएगा भाई, ठीक है ना। तो इसमें ये लोग दीवार बनाते हैं। और होना क्या चाहिए, इन मज़दूरों को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी ये गांव में लौटे हुए हैं अपने, तो अभी इनके वापस आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि एक तो कोविड क्राइसिस चल ही रहा है, वैक्सीन का कोई सिनारियो मिल नहीं रहा है, और दूसरी चीज़ है कि इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करके ये गए हैं, तो एक डर बैठा हुआ है कि भाई लंबी दूरी पे लोग जाएंगे भी नहीं जल्दी, और जाएंगे नॉर्मली कम से कम 10-20-30% तो नहीं जाएगा, वो लोकल में देखेगा। तो अगर अब जो आदमी अपने गांव में लौट के आया है, तो उसके लिए हमको लोकल लेवल पर रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। और अभी जब तक इनके पास रोज़गार नहीं है, तो इनको लोन्स नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अमेरिका ने अपने कंट्री के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए हैं, बहुत सारे और कंट्रीज़ ने भी दिए हैं, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने चाहिए, है ना। तो जब ये डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो स्ट्रेंथन होगा, उसकी पावर बढ़ेगी, अपने को स्किल करने की भी ताकत मिलेगी, अपने रोजी रोटी की व्यवस्था करने का मौका मिलेगा, तब कुछ और सोच पाएगा वो। तो आई होप सो यू पीपल विल एंजॉय दिस सेशन एंड मस्ट शेयर दिस सेशन विच इज ईच एंड एवरी वन इन योर फ्रेंड सर्किल। इसको सभी लोगों तक प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़, ये जागरूकता जो कि कंपटीशन लेवल से भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी समझ के लेवल से भी इम्पॉर्टेंट है और एक नागरिक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।